नमस्कार दोस्तों, मिशन इंस्टीट्यूट में मैं आशीष शुक्ला आप सभी विद्वान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों आइए आज हम लोग शुरू करते हैं अपने टेस्ट श्रृंखला की जो चौथा जो पेपर हुआ था उसका सॉल्व पेपर। ठीक, उसको सॉल्व किया जाता है कि आप लोग अपना मिलान भी कर लीजिएगा और देख भी लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ आया कि नीचे दिए गए मुहावरे में उपयुक्त अर्थ छाटिए। ठीक, अब इसमें आप बताइए कि पेट में दाढ़ी होना। ठीक, अब इसमें क्या विकल्प दिया गया? ना समझ होना, बीमार होना, बात को बढ़ाना, अल्पायु में बुद्धिमान होना। ठीक, अब इसमें आप बताइए कि पेट में दाढ़ी होने का अर्थ क्या होगा। अब मतलब कि यहाँ पर एक मुहावरा दिया गया है, इस मुहावरे में इस मुहावरे की मुहावरा जो दिया गया है इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है कि पेट में दाढ़ी होने का अर्थ क्या होगा। तो चलिए दोस्तों बताइए इसमें कौन सी बात होगी। ना समझ होना, पेट में दाढ़ी होना मतलब क्या? ना समझ होना, बात को बढ़ाना, या बीमार हो जाना, या अल्प आयु में बुद्धिमान होना। तो दोस्तों देखिए, जब पेट में दाढ़ी की बात कही जाती है तो वह क्या हो जाता है, जब किसी के पेट में बात नहीं पचती है तो वह क्या करता है, बात को बढ़ाता है। जैसे आपकी बातें जान गया तो वह दूसरे से बताएगा, उसका कोई खास व्यक्ति होगा उससे बताएगा, और जो खास व्यक्ति को वह अपना खास मानता है उसका भी कोई खास होगा उससे बताएगा। मतलब वह बात को जो बढ़ जाती है, जब बातें बढ़ जाती है तो वही क्या कहलाता है, पेट में दाढ़ी होना, अर्थात पेट में बातों का ना बचना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 114 का विकल्प नंबर भी एकदम सही उत्तर होगा, बात को बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे चलते हैं तो अगला जो क्वेश्चन आया है वह क्या आया है, यह भी एक है मुहावरे, इसका भी एक इसका भी एक अर्थ आपको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, कहा गया है कि दांत जमाना। ठीक, क्या लिखा गया है? दांत जमाना। इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? गुस्सा करना होता है, कठिन दंड देना होता है, कुछ हड़पने के लिए होड़ होती है, परेशान करना। ठीक, अब इसमें आप बताइए कि इसमें क्या हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा। आप बताइए दांत जमाने जमाने का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसमें विकल्प में फिर से आप एक बार देख लीजिएगा कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। तो चलिए इसमें देखिए कि इसमें कौन सा सही होगा। दांत जमाना, गुस्सा करना होगा, कि कठिन दंड देना होगा, कुछ हड़पने के लिए होड़ करना होगा, परेशान करना होगा। ठीक, तो दोस्तों इसमें कौन सा सही हो जाएगा? गुस्सा करना। दांत जमाना का मतलब क्या होता है? गुस्सा करना होता है। ठीक है, कठिन का दंड देना यह होता नहीं है, कुछ हड़पने के लिए होड़ होना यह मतलब ही नहीं है, परेशान करना भी मतलब नहीं है, तो यह भी गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है। ठीक है, तो यह सारे जो विकल्प दिए गए हैं यह सारे विकल्प क्या हैं? गलत हैं। विकल्प नंबर एकदम सही हो जाएगा, गुस्सा करना हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 116 लिखा गया कि नीचे दिए गए सॉरी मुहावरे के अर्थ का सही विकल्प चुनिए। अब यहाँ जो मुहावरा दिया गया, क्या कहा गया? आंखों में खून उतरना। क्या कहा गया? आंखों में खून उतरना। विकल्प है कि बहुत अधिक क्रोधित होना, प्रेम होना, लज्जा ना होना, आंखें खराब होना। यह आपके सामने चार विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों में इस मुहावरे का सही अर्थ आपको बतलाना है कि आंखों में खून उतरना का अर्थ क्या होता है? बहुत अधिक गुस्सा करना हो जाता है मित्रों। यहाँ पे यह ए वाला विकल्प एकदम सही विकल्प मान लीजिएगा। ठीक, एकदम सही है। अब हम लोग देखिए 116 का एक सही होता है, तो यह क्या हो गया? बहुत अधिक गुस्सा क्रोधित होना। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का चलते हैं। अब देखिए कि कहा गया है कि गाल बजाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जैसे कहा जाए गाल बजाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सर्दी लगना। ठीक, क्या होता है? सर्दी लगना होता है, हार मानना होता है, नाराज होना होता है, डींग हाँकना होता है। ठीक, अब आप इसमें बताइए कि इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो देखिए गाल बजाने का जो अर्थ होगा वह कौन सा होगा? गाल बजाने का मतलब क्या होता है? डींग हाँकना होता है। क्या हो जाता है? डींग हाँकना होता है। क्या हो जाता है? डींग हाँकना होता है। ठीक है, 117 का विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा।
आगे चलें हम लोग। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 118, ठीक, 118 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 118 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है कि न्यायाधीश का, किसका, न्यायाधीश का संधि विच्छेद कौन सा है। ठीक, न्यायाधीश शब्द दिया गया है और इसका जो संधि विच्छेद दिया गया है, संधि विच्छेद में आपको चयन करना कौन सा शुद्ध है। इसमें पहला वाला दिया गया न्यायाधीश, ठीक, न्यायाधन आधीश, न्यायाधन आधीश, न्यायाधीश। अब आप दोस्तों देखिए कि अगर हम इसका विकल्प का चयन करते हैं, जैसे अगर आपके सामने न्यायाधीश है, यहाँ बड़ा है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसलिए विकल्प गलत हो गया। ठीक, अब बात यहाँ पर आई है कि यहाँ पर जो विकल्प नंबर सी है, इसमें देखिए यहाँ पर क्या आ गया, आ गया, इस आ का मेल यहाँ से हो रहा है। ठीक, अब आ का मेल कहाँ से हो रहा है, आ से हो रहा है, तो दोनों मिलके तो बड़ा आ बना रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर फिर आ जाती है, यहाँ पे क्या है, आ है, और इस आ का मेल आ से हो रहा, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, दोनों आ मिलकर बड़ा आ बना रहे हैं। अब देखिए कि यह विकल्प भी आपका गलत है और यह विकल्प भी गलत है। अब आपको यह देखना है कि आपका कौन सा विकल्प सही है। दो विकल्पों को तो हमने काट दिया है, तीसरा विकल्प आपके सामने है, और तीसरा और चौथा मतलब सी और बी में आपको कोई एक सही करना है। तो आप हमें बताएंगे कि कौन सा सही हो जाएगा। चलिए, अब आप इसमें देखिएगा, इसमें जो विकल्प नंबर सी होगा एकदम सही उत्तर होगा। ठीक, न्यायधन आधीश, आधीश हो जाएगा। आधीश नहीं होगा, बड़ा का प्रयोग ना होता तो यह सही हो जाता, लेकिन जब प्रयोग किया गया क्या कहा गया, न्याय, क्या कहा गया है, न्याय धन आधीश। क्या लिखा गया, न्याय धन आधीश लिखा गया है। अब न्याय से क्या मिला है आपको, यहाँ आ है, इस आ का मेल आ से हो रहा है, दोनों मिलकर क्या बना दे रहे हैं, बड़ा बना दे रहे हैं। तो शब्द क्या बन जाता है, न्यायाधीश। शब्द क्या बन जाता है, न्यायाधीश बन जाता है। और जब न्यायाधीश बनता है, बड़े आ की मात्रा यहाँ पर आ रही है ना, तो यह क्या हो जाता है, ये इसमें कौन सी संधि हो जाती है, अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें कौन सी संधि हो जाती है, दीर्घ संधि हो जाती है। कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि हो जाती है। बात क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 119 में क्या लिखा गया है, कहा गया दुराचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक, किसका, दुराचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अब देखिए, दुराचार का सही संधि विच्छेद पूछा गया है। इसमें लिखा गया है दूधन आचार, दूधन आचार, दूधन आचार, ठीक, दुर्धन आचार। तो यह तो सीधे मित्र बात है कि इसमें विकल्प नंबर सी वाला एकदम सही उत्तर हो जाए, दूधन आचार। होगा कैसे, यह भी आप ध्यान रखिएगा। एक शब्द क्या आ जाता है, दुह, धन क्या हो जाता है, आचार। तो अब आप देखिए, विसर्ग संधि में कहा जाता है कि विसर्ग के बाद, ठीक, विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, या यारा लावा आता है, या क्या होगा, कोई भी स्वर आएगा, तो विसर्ग हमेशा किसके साथ परिवर्तन करेगा, रा के साथ। अब यहाँ पे क्या है, विसर्ग है, विसर्ग बाद क्या दिखाई दे रहा, आ दिखाई दे रहा है, तो विसर्ग का परिवर्तन किसके साथ हुआ, रा के साथ हुआ, लेकिन हलंत लगा है। लेकिन यहाँ पे क्या आ है, तो आ की मात्रा यहाँ लग जाएगी, शब्द क्या बन जाएगा, दुराचार बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगी, दुराचार बन जाएगी। क्या बन जाएगा, शब्द क्या बनेगा, दुराचार बन जाएगा। ठीक, और रा कहाँ है, यहाँ पर आ गया। अब बड़ा आके जाने से यहाँ हलंत खत्म हो जाता है। ठीक, तो इसमें कौन सी संधि हो जाती है मित्र, इसमें सीधे सीधी बात यह हो जाती है, इसमें आपको क्या बताना है, विसर्ग संधि बतला देना है। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम आगे आते हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन 120 है। ठीक, और इसमें देखिए, इसमें देखना है क्या, जिसमें त्रुटि है वो त्रुटिहीन वाक्य का चयन करना। ठीक है, अब देखिए, इसमें लिखा गया कि मौसम विभाग से अभी अभी सूचना प्राप्त हुई है। इसमें देखिए, विकल्प नंबर ए में क्या दिया गया, मौसम विभाग में अभी अभी सूचना प्राप्त हुई है कि आज रात भीषण तूफान आने की संभावना है। इस वाक्य में कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, चलिए बताइए। अब देखिए कि यहाँ फिर से एक बार आप देखिएगा,
कहा गया मौसम विभाग के से अभी अभी सूचना प्राप्त हुई है कि आज रात भीषण तूफान आने की संभावना है। इस कोई त्रुटि नहीं, तो इसमें आप सीधा सीधा बताएंगे जो यह वाक्य लिखा गया एकदम सही वाक्य है। इसमें व्याकरण के दृष्टिकोण से कोई त्रुटि नहीं है। ठीक, इसलिए इसमें विकल्प नंबर डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा कि कोई त्रुटि नहीं है। ठीक, इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है। अब हम इसके आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए 121। 121 में क्या कहा गया है, फिर से देखिएगा। 121 में कहा गया है कि वही चीज देखना है, त्रुटि वाला। सेठ जी के पारिवारिक सदस्यों ने उनका हीरक जन्म जयंती समारोह धूमधाम से मनाने का निश्चय किया है। इस वाक्य में कौन से वाक्य की त्रुटि है? तो आप बताएंगे इस वाक्य में किसकी त्रुटि है। अब देखिए मित्र, यहाँ पे क्या कहा गया है। अब यहाँ देखिए, सेठ जी के पारिवारिक सदस्यों ने उनका हीरक जन्म जयंती मनाने का जो निश्चय किया है, उसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें बताइए। इसमें क्या हो जाएगा कि सेठ जी के परिवार के सदस्यों ने, ठीक, परिवार जो पारिवारिक लिखा गया है, तो यह हमको क्या हो जाता, परिवार के सदस्यों ने, ठीक, उनका हीरक जन्म जयंती मनाने का समारोह धूमधाम से मनाने का निश्चय लिया है। अर्थात विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, विकल्प नंबर ए क्या होगा, एकदम सही हो जाएगा। सेठ जी के पारिवारिक, पारिवारिक मतलब परिवार के। यहाँ पे अगर परिवार के लिखा जाता तो यहाँ पे सही था, क्योंकि कारक को हमें अलग से ही रखना होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 122 पर। क्वेश्चन नंबर 122 पे चलते हैं। इसमें लिखा गया, दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 विभिन्न शब्द दिए गए हैं, जिसमें से 3 शुद्ध लिखे गए हैं, जिसमें से 3 क्या हो गए हैं, शुद्ध लिखे गए हैं, और एक शब्द गलत वर्तनी में लिखा गया है। तो उस शब्द को छांटना है कि जो कि गलत वर्तनी में लिखा गया है। अब देखिए, विकल्प में लिखा गया क्षेम, प्रत्यक्ष, निष्ठुर और भ्रष्ट। तो मैं तो ये तो सीधा सीधा उत्तर है, क्षेम शब्द एकदम सही है, निष्ठुर भी सही है, प्रत्यक्ष भी सही है। गलत वर्तनी में, अशुद्ध वर्तनी में कौन सा लिखा गया है कि यह प्रत्यक्ष लिखा गया। प्रत्यक्ष लिखा कैसे जाएगा, प्रत्यक्ष होगा। ठीक, प्रत्यक्ष लिखा कैसे जाएगा, यह प्रत्यक्ष लिखा जाएगा। ठीक, यह प्रत्यक्ष लिखा जाएगा। क्लियर है बात। अब यहाँ पर शुद्ध क्या सही क्या हो जाएगा, यह बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अब वही चीज यहाँ पर भी कहा गया है कि 3 भिन्न शुद्ध दिए गए, एक अशुद्ध दिया गया है। उस अशुद्ध वाले शब्द का ही हमें खोज करना है। तो इसमें देखिए कि इसमें 113 प्रत्यक्ष लिखा गया है। क्या लिखा गया है, प्रत्यक्ष लिखा गया है, वक्र लिखा गया है, प्रातःकाल लिखा गया, लक्ष्मी लिखा गया। इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही हो जाएगा। ठीक, इन चारों विकल्पों में कौन सा सही होगा, प्रातःकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रातःकाल क्या है, अशुद्ध वर्तनी से लिखा गया है। अब अशुद्ध वर्तनी इसलिए है क्योंकि अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, प्रातः काल लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, प्रातः काल लिखा जाएगा। ठीक, क्या लिखा जाएगा, फिर से देख लीजिएगा, क्या लिखा जाएगा, प्रातः काल लिखा जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जब भी कहीं विसर्ग लगा रहेगा, विसर्ग के ऊपर कभी शिरोरेखा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अब यह क्या हो जाएगा, यह शुद्ध रूप यह होगा, अशुद्ध रूप यह है। ठीक, बात क्लियर है। अब इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। 134 में देखिएगा, 134 में आपसे क्या कहा गया है कि दिया गया है क्या, वाक्यों में रिक्त स्थान दिए गए हैं और उन उसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त विकल्प को यहाँ पर रिक्त स्थानों में भरना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि भारतीय परंपरा में डैश 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 है को सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। यति को, सच को, रति को, इंद्राणी को किसको सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा मित्र, यहाँ पर न यति को सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, न सच को। ठीक, और यति मतलब होता है विराम, और यहाँ पर क्या होता है, रति। रति का अर्थ क्या होता है, श्रृंगार। क्या हो जाता है, श्रृंगार का क्या माना जाता है, सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। ठीक, जो श्रृंगार होता है, श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है।
तो उसी से आप इसको जोड़ दें, रथ क्या हो जाता है, सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब इसमें 125 नंबर में क्या कहा गया है, 125 नंबर में कहा गया है कि ईश्वर तुम्हारा करे। अब ईश्वर तुम्हारा क्या करेगा, ठीक, ईश्वर तुम्हारा क्या करेगा। देखिए, क्षेम करेगा, श्रेय करेगा, कल्याण करेगा, स्तवन करेगा। ठीक है, तो सीधी बात है, ईश्वर तुम्हारा क्या करेगा, कल्याण करेगा। विकल्प नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात यहाँ पे समस्यात्मक आई। ठीक, अब इसमें देखिए कि इस पैराग्राफ को पढ़ना है आपको। इन पैराग्राफों को आप पढ़िए। कहा गया, दुख और असंतोष का कारण केवल गरीबी ही नहीं, मनुष्य का एक बहुत विचित्र प्राणी है। ठीक, मनुष्य एक बहुत विचित्र प्राणी है। वह अन्य समस्त जीवधारियों से मौलिक रूप से भिन्न होता है। उसके विकास की अनंत संभावनाएं हैं, अदम्य आशाएं हैं, रचनात्मक शक्तियां हैं। ठीक, आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त हैं उनको, वे समस्त सुख सुविधाओं का साधन प्राप्त है जो संपत्ति प्रदान कर सकती है। परंतु यदि उसकी रचनात्मक और आध्यात्मिक शक्तियां अविकसित एवं अतृप्त रह जाती हैं तो वह जीवन को जीने योग्य कदापि नहीं समझ पाएगा। वर्नाडिस, एच जी वेल्स, मैथ्यू अर्नोल्ड, गाल्सवर्दी आदि महान मानववादी महान लेखकों ने आधुनिक जीवन में दुर्बलताओं, असफलताओं एवं विसंगतियों का खुलकर वर्णन किया और इसी कारण वे भविष्य दृष्टा लेखक भी कहे गए। परंतु उन्होंने मानव मन की गहराइयों की अपेक्षा कर दी और कहीं कहीं पर उनके गलत रूपों में भी प्रस्तुत कर दिया। ठीक, उन्होंने निज बातों का विरोध किया, उनके स्थान पर अपनी ओर से विकल्प प्रस्तुत नहीं किए गए और इस प्रकार प्राचीन परंपराओं की नैतिक मान्यता धार्मिकता की रिक्तता की स्थान पर संशय और संदेह से युक्त भावनाओं को स्थान दे हमारे बाह्य जीवन में अनियमितता और अनिश्चितता व्याप्त है। वह वस्तुतः हमारे जीवन में मानस प्राप्त संदेह, व्याकुलता, प्रतिफल और प्रतिफलन है। प्लेटो ने ठीक लिखा है कि भारतीय संविधान मानव में समाहित मूल्यों का बाह्य जगत से प्रतिफलन है। सामाजिक मूल्यों की स्थापना के लिए हमारे आदर्शों एवं हमारे द्वारा मान्य जीवन मूल्यों की आवश्यकता परिवर्तन होना चाहिए। हम जिस अनुपात में स्वयं अपने आप को बदल सकते हैं उसी अनुपात में हम अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं। हमारे इस गुरु युग में मौलिक दृष्टि से अपनी कमी नहीं है, यदि अभाव है तो आत्मा का, और हम आत्मा के रुग्णता से पीड़ित हैं। हमें अपने मूल्य की वृद्धि करनी चाहिए तथा पारलौकिक सत्य के प्रति विश्वास जगाना चाहिए। इससे हमारे जीवन में व्यवस्था, अनुशासन, एकता, स्वदेश भावना, समावेश, यदि ऐसा नहीं होता तो संकट के समय हम टूट जाएंगे और जिस प्रकार बाढ़, तूफान, आंधी आने पर बड़े बड़े पेड़ और मकान गिर पड़ते हैं। ठीक है, तो इस सिलसिले में हमें जो ये पहला क्वेश्चन मिलता है मित्र, तो हमें मिलता है दुख और असंतोष को जन्म देने का कारण क्या होता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 126 अगर आपसे पूछ रहा है कि दुख और असंतोष देने का कारण क्या होता है। ठीक, 126 में देखिए, दुख और असंतोष देने का कारण क्या है। इसमें केवल गरीबी है, अज्ञानता है, अनैतिकता है, या हमारा नैतिक एवं आध्यात्मिक पतन है। तो मित्र यह ध्यान रखिएगा, हमेशा इन सारे क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या पढ़ना होता है, पूरा गद्य या पद्य जो भी दिया रहे उसको आप पूरा पढ़िएगा। जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसके नीचे आपको जो प्रश्न बनेगा तो उस प्रश्न में आपको देखना होगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 126 में क्या दिया गया है, दुख और असंतोष को जन्म देने का कारण क्या होता है। अब देखिए, कुल अगर आप पैराग्राफ पढ़े होंगे तो उसमें आपको क्या नैतिकता और आध्यात्मिक पतन की बात हर जगह बताएगी। अगर हम इसको खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, उससे क्या दुख और असंतोष को वही जन्म देने का कारण हो। जब हम नैतिकता अपनी खो देंगे, आध्यात्मिकता को अपने खो देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, दुख और असंतोष को जन्म देने का सबसे बड़ा कारण हो जाएगा। कभी हमारा पेट नहीं भरेगा, हम हमेशा क्या करें, अनैतिक कार्यों को ही करेंगे और आध्यात्मिक और हमारा कोई विचार नहीं होगा। ठीक, तो इसमें विकल्प नंबर डी एकदम सही हो जाएगा।
हमारा नैतिक एवं आध्यात्मिक पतन। ठीक, विकल्प नंबर डी 126 का विकल्प नंबर डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, वही पैराग्राफ वही है, सब कुछ वही है, क्वेश्चन आप देखिएगा। लिखा गया, लेखक का कहना है कि मानववादी लेखकों के द्वारा सर्वाधिक उपेक्षित है जीवन का आध्यात्मिक पक्ष, धर्म, संस्कृत निष्प्रकृति और भौतिक समृद्धि। तो आप बताइए 127 में कौन सा सही हो जाएगा कि लेखक ने क्या मानववादी लेखकों द्वारा क्या सर्वाधिक उपेक्षित है? क्या सर्वाधिक उपेक्षित है भैया बताइए। सीधी बात है कि उन्होंने केवल और केवल जीवन के आध्यात्मिक पक्ष पर ज्यादा बल दिया है, तो इसलिए विकल्प नंबर ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा, जीवन का आध्यात्मिक पक्ष। ठीक, जिसको आप टिक कर ले 127 का ए। ठीक है, एक सौ अट्ठाईस में देखिए कहा गया है कि हमारे जीवन में क्या कहा गया, हमारे जीवन में व्याप्त संदेह और व्यापकता किसके प्रतिफलन है। तो देखिए कि इसमें एक प्रतिफलन की बात कही गई थी, हमने जब पढ़ा था तो आपको दिखाया भी था कि वहाँ पर प्रतिफलन की बात कही गई थी। ठीक है, अब देखिए उसमें मानव के आध्यात्मिक पतन, अनैतिक व्यवहार, हमारे मन मानस में व्याप्त संदेह और अकुलता, मानव के दुख और पीड़ा, मानव के दुख और पीड़ा। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा मित्र, यह बताइए। अब कुल देखिए कि यहाँ पे लिखा गया हमारे जीवन में व्याप्त संदेह और व्याकुलता किसके प्रतिफलन है, तो हमारे मन मानस में व्याप्त संदेह और अकुलता का। ठीक, तो विकल्प नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। चलें आगे। अब देखिए 129 में क्या कहा गया, लेखक का कहना है कि यदि मानव अपनी आत्मा का पुनरुद्धार नहीं करेगा तो दुनिया में प्रलय हो जाएगा, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, हमारी भौतिक समृद्धि भी संकट में पड़ जाएगी, समाज नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों बताइए कि इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा आप बताइए। मतलब कि जब हमारी क्या हो जाएगी, ध्यान रखिए, लेखक का कहना है कि यदि मानव अपनी आत्मा का पुनरुद्धार नहीं करेगा तो उसकी दुनिया में प्रलय आ जाएगी, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी, हमारी भौतिक आध्यात्मिक से संकट में पड़ जाएगी, समाज नष्ट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि जब हमारी हाँ यदि मानव अपनी आत्मा का पुनरुद्धार नहीं करेगा तो पूरा का पूरा समाज ही नष्ट हो जाएगा। जब समाज ही नहीं रहेगा तो हम किसी चीज के पतन या नैतिक या किसी चीज को बढ़ावा हम कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो हम किसी चीज को कोई बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। तो विकल्प नंबर डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप टिक कर लीजिए कि विकल्प नंबर डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब 130 देखिएगा, इसमें दिया गया है कि प्रश्न नंबर 130 दुर्बल, मतलब इसमें दिया गया विपरार्थक शब्द का चयन करना है, किसका करना है, विपरार्थक शब्द का चयन करना है। ठीक, विपरीत मतलब क्या, विपरार्थक शब्द मतलब क्या होता है, विलोम शब्द के शब्दों का चयन करना है। जिसमें देखिए दुर्बल दिया गया, दुर्बल का तपोबल होगा कि आत्मबल होगा कि धन बल होगा कि सबल होगा। तो मित्र यह तो बहुत चर्चित क्वेश्चन रहा, जिसमें क्या हो जाएगा, सबल हो जाएगा। एकदम राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबल हो जाएगा। ठीक है, एकदम सही उत्तर कौन सा होगा, सबल होगा। अब इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी वही विपरार्थक मतलब क्या हो गया, शब्द विलोम, शब्द विलोम या किसी भी शब्द का उल्टा। ठीक, तो विपरार्थक कहलाया। अब लिखा गया पवित्र का विलोम क्या हो जाएगा, अस्वच्छ, अपवित्र, उपावन, अशौच। ठीक, तो पवित्र का जो विलोम शब्द होगा वह क्या हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। विकल्प नंबर बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, विकल्प नंबर बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। अब दिया गया फिर वही चीज दिया गया, कहा गया कि विपरार्थक शब्द का 4 विकल्पों में से एक शब्द चुने। देखिए लिखा गया निम्नलिखित में से कौन से शब्द में बद उपसर्ग नहीं है, सॉरी यह प्रश्न नहीं है। ठीक, 32 में देखिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द में बद उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, बदनाम, बदचलन,
बदहजमी, बदौलत। यह 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है। ठीक, इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प में बद उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया दोस्तों? देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, नाम एक मूल शब्द होता है, इसके साथ क्या जोड़ दिया गया, बद। ठीक, तो क्या बन गया, बदनाम हो गया। चलन, आप जानते हो चाल चलन की बात कही जाती है, वहां पे लिख दिया गया बद चलन। ठीक, अब हजमी शब्द क्या हो जाता है, एक शब्द मूल होता है, इसके साथ क्या जोड़ दिया गया, बद। ठीक, तो बद हजमी बन गया। ठीक, क्लियर है। अब लेकिन जो बदौलत है, अब इसमें क्या हो गया, बदौलत जो है मूल शब्द है, इसमें बद उपसर्ग का कोई प्रयोग नहीं किया गया, अर्थात यह विकल्प नंबर डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बद औलत कोई शब्द है नहीं, औलत कोई शब्द ही नहीं है, तो मतलब कि मूल शब्द क्या, बद औलत है। ठीक, क्लियर है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला 133 देखिएगा, लिखा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संस्कृत के उपसर्ग से नहीं बना है। अब देखिए, अनुचर, चर के साथ अनु उपसर्ग लगा है, संस्कृत का उपसर्ग है। वन के साथ उप उपसर्ग लगा है, संस्कृत का उपसर्ग है। यश के साथ क्या लगा है, उप उपसर्ग लगा है, संस्कृत का उपसर्ग है। अब बात यहाँ पर क्या है, कपूत की। किसकी है, कपूत में एक पूत शब्द होता है, इसके साथ का जोड़ दिया जाता है, क्या बन जाता है, कपूत हो जाता है। क्या बन जाता है, कपूत हो जाता है। कपूत क्या हो जाता है, हिंदी का उपसर्ग होता है। क्या हो जाता है, हिंदी का उपसर्ग कहलाता है। ठीक, यह किसका उपसर्ग कहलाता है, हिंदी का उपसर्ग कहलाता है। तो क्या है, संस्कृत भाषा का उपसर्ग नहीं है, अर्थात विकल्प नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। इसमें क्या है, संस्कृत भाषा के उपसर्ग का कोई प्रयोग नहीं किया गया है। अब देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द का उत्तर देना है। इसमें लिखा गया है कि 134, क्वेश्चन नंबर 134 देखिएगा, लिखा गया कि जिसे आंखों से देखा ना जा सके, सूक्ष्म होगा, अगोचर होगा, मायावी होगा कि अंतर ध्यान होगा। ठीक, अंतर ध्यान का मतलब क्या होता है, जब आप लीन हो जाते हैं अंतर ध्यान हो जाता है। मायावी मतलब कि जो आप अपनी माया, अपनी बातों में जब लोगों को रिझा लेते हो तो आप मायावी व्यक्ति कहलाता है। ठीक, अब जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता उसे क्या कहा जाता है, सूक्ष्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूक्ष्म कहा जाता है। विकल्प नंबर ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, विकल्प नंबर ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलें आगे, क्लियर है बात। अब अगला देखिए, जो बहुत भाषाएं जानता हो। ठीक, जो बहुत भाषाएं जानता हो उसके लिए क्या होगा, वाक्यांश में एक शब्द का आप प्रयोग करिए। जो बहुत भाषा जानता हो, अब इसमें लिखा गया है कि बहुभाषाविद, बहुमुखी, मधुरभाषी, भाषाविद। ठीक, अब ध्यान देखिए, बहुत भाषा को जानता हो तो क्या हो जाएगा, बहुभाषाविद हो जाएगा, अर्थात बहुत सारी भाषाओं का वह क्या है, विद्वान है। अब भाषाविद मतलब कहा जाता है भाषा को जानने वाला। ठीक, यही हम कहते थे, भाषा को जानने वाला क्या हो जाएगा, भाषा हो जाएगा। और लेकिन कहा गया बहुत भाषाएं जानता हो तो उसे क्या कहा जाएगा, बहुभाषाविद कहा जाएगा। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए कि इसमें लिखा गया, अगला क्वेश्चन 136 का है, कहा गया निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को छांटना है। पहला विकल्प क्या है, भात, भात है, खाद है, कागज है, नेत्र है। इसमें से ऐसा शब्द छांटना है कि जो क्या हो जाएगा, कि देखिए कि 3 पुल्लिंग का दिया गया, एक स्त्रीलिंग का दिया गया है। इसमें से आपको छांटना है क्या, क्लियर है। अब आप इसमें बताइए कि इसमें दिखा विकल्प में क्या है, भात है, दूसरा क्या है, खाद है, तीसरा क्या है, कागज है, और चौथा क्या है, नेत्र है। तो भात क्या होते हैं, पुल्लिंग होता है, नेत्र भी क्या होता है, पुल्लिंग होता है। अब आपके सामने विकल्प 2 बच्चे हैं। हम्म, अब कागज भी, कागज होता है, या भी पुल्लिंग, या भी पुल्लिंग, या भी पुल्लिंग। बच्चा आपके पास क्या, खाद, खाद शब्द क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, स्त्रीलिंग में चला जाता है। ठीक, क्लियर है। खाद शब्द कहाँ चला जाता है, स्त्रीलिंग में चला जाता है। क्लियर है बात यहाँ पर, यहाँ तक बातें क्लियर है ना। अब इसके आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है,
निम्न शब्दों में 3 पुल्लिंग का है, एक स्त्रीलिंग है, वही छांटना है। अस्त्र, भाषा, चरित्र, मित्र, 4 दिया गया है। मित्र शब्द भी पुल्लिंग होता है, चरित्र भी उत्तम होता है, अस्त्र भी होता है, भाषा होती है हमेशा। तो विकल्प नंबर बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। 137 का बी भाषा क्या हो जाती है? स्त्री। भाषा से जुड़े हुए, भाषा, बोली, लिपि, ठीक, यह सब जितने भी शब्द आते हैं वह सब हमेशा कहाँ होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। ठीक है। अब इसमें दिया गया कि क्या, कहाँ, कौन, यह तीनों शब्द किस प्रकार के सर्वनाम का बोध कराते हैं? तो यह क्या, कौन, क्या, कहाँ, कैसे, यह हमेशा क्या हो जाते हैं? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक हो जाते हैं। सीधा सा उत्तर है इसका। कौन, कहाँ, क्या, कैसे, कहाँ जा रहे हो, कौन जा रहा है, कहाँ जा रहे हो, कैसा है, ठीक, सब प्रश्न पूछने के लिए होता है। किसमें यह सब क्या होते हैं? प्रश्नवाचक होते हैं। तो यह क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसमें लिखा गया, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, कि संयुक्त क्रिया कहते हैं, कि नाम धातु कहते हैं। ठीक। सकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है? जिनके साथ कर्म लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं? यह हमेशा किसके साथ आती है? कर्म के साथ होती है। ठीक। जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक मतलब कर्ता स्वयं कार्य करता, स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से, किसी अन्य से कार्य कराने की प्रेरणा देता है। ठीक, क्या देता है? प्रेरणा देता है। नाम धातु मतलब क्या होता है? संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, और विशेषण के पदों में प्रत्यय लगाने से, प्रत्यय लगाने से क्या बन जाता है? नाम धातु का हो जाता है। लेकिन जब संयुक्त क्रिया कहा जाता है, ठीक, तो संयुक्त क्रिया, इसका उत्तर सही। संयुक्त मतलब क्या? दो, दो या दो से अधिक धातु से मिलकर बनी हुई क्रिया को क्या कहते हैं? हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। विकल्प नंबर सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक, विकल्प नंबर सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए कि इसमें लिखा गया कि 3 बहुवचन है, एक वचन एक ही है, एक वचन वाले छांटना है। कमीजें, हितैषी, कुर्सियां, मेजें। तो इसमें देखिए यहाँ अनुस्वार लगा है, अनुस्वार लगा, अनुस्वार लगा, जहाँ जहाँ अनुस्वार लगा होगा वह हमेशा क्या होगा? बहुवचन होगा। इसमें एक विकल्प बच रहा है बी, तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। हितैषी क्या हो जाएगा? एक वचन में हो जाएगा। ठीक, हितैषी कितने वचन में हो गए? एक वचन में हो जाएंगे। क्लियर है? फिर वही चीजें हैं कि 3 बहुवचन है, 3 क्या है? बहुवचन है, एक वचन है। ठीक, इसके बाद तो हो गई। अब 141 क्वेश्चन देखिएगा। लंबोदर में समास है। लंबोदर मतलब क्या होता है? लंबा, धन, उदर होता है। ठीक, अब यह हो जाएगा क्या? लंबोदर। लंबोदर किसका बोधक होता है? भगवान श्री गणेश का। ठीक, लंबोदर क्या कर रहा है? तीसरा अर्थ दे रहा है, तो कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, विकल्प नंबर सी एकदम क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एकदम सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। ठीक, क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी एकदम सही उत्तर है, एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 142 देखिएगा। 142 देखिएगा कि इन युग्मों में कौन सा विशेषण विशेषण विशेष से बेमेल है? ठीक, चमकीली वस्तु, ग्रामीण बालक, सफेद रात, ठीक, रंगीन। विशेषण भी बेमेल वाला देखना है तो इसमें क्या होगा? सफेद रात हो जाएगा। यह नहीं होगा। बाकी चमकीली वस्तु होती है, ग्रामीण बालक होते हैं, रंगीन चित्र होता है, लेकिन सफेद और रात दोनों का मेल नहीं हो रहा है, तो इसलिए विकल्प नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। 142 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 143 देखिएगा। दिया गया विद्वान का विपरीत लिंग क्या होगा? विद्वानी,
विद्वनति, विदुषी, विदूषणी। ठीक, तो विद्वान का विपरीत लिंग क्या हो जाएगा? विदुषी हो जाएगा। ये तो एकदम चर्चित प्रश्न है। विदुषी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विदुषी हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद 144 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 144, निवेदक का स्त्रीलिंग क्या होगा? ठीक, हमेशा ध्यान, जो निवेदक लिखा गया इसके साथ इका कर दीजिएगा। ठीक, अब देख लीजिए इका कहाँ है। निवेदिका हो गया, निर्वदिकिया हो गया, निवेदिका हो गया, निर्वदकाई हो गया। ठीक, तो निवेदिका, निवेदक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? निवेदिका हो जाएगा। विकल्प नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा मित्र। विकल्प नंबर सी क्या हो जाएगा? एकदम सही उत्तर हो जाएगा, निवेदिका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। जैसे सन्यासिनी, ठीक, सन्यासिनी हो जाता है, तपस्विनी हो जाता है, सेठानी हो जाता है। ठीक, उसी तरह जैसे श्रीमान का श्रीमती हो जाता है, आयुष्मान का आयुष्मती हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। सौभाग्यवान का सौभाग्यवती हो जाता है, भगवान का भगवती हो जाता है। उसी तरीके निवेदक जो होते हैं पुल्लिंग होता है, निवेदिका क्या हो जाता है? स्त्रीलिंग हो जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 145, लिखा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है? अब इसमें देखिए कि इसमें लिखा गया अदना, स्त्री, अनल, आग, अन्य, अनाज, और कर्ण। इसमें कौन सा गलत, सॉरी, कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म गलत है भैया? चलिए बताइए। इसमें पहला विकल्प है अदना, स्त्री, अनल, आग, अन्य, अनाज, अणु, कण। तो इसमें आप बताइए कि इसमें कौन सा गलत है? ठीक, बताइए। अब इसमें देखिए सारा विकल्प सही है, केवल और केवल एक गलत है। अन्य मतलब क्या होता है? दूसरा। ठीक, अन्य का अर्थ क्या होता है? दूसरा। अनाथ तो दूसरी बात है। ठीक, यह क्या है? बेमेल है, मतलब यह युग्म सही नहीं, तो विकल्प नंबर सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके फिर आगे वाले में चलते हैं, 146 देखते हैं। लिखा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें लिखा अपेक्षा, इच्छा, उपेक्षा, अनादर, अर्ध मूल्य, अर्ध सूर्य की उपासना। तो इसमें मैं तो बताइए कि इसमें कौन सा गलत हो जाएगा? ठीक, इसमें कौन सा गलत हो जाएगा? देखिए अपेक्षा मतलब इच्छा होती है, उपेक्षा अनादर होती है। ठीक, अर्ध मूल्य होता है, लेकिन अर्घ लिखना चाहिए। यहाँ अर्ध शब्द लिखा गया है, यहाँ अर्घ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अर्घ होना चाहिए। अर्ध का अर्थ क्या होता है? सूर्य की उपासना। अर्थात यही वाला विकल्प, विकल्प नंबर डी एकदम सही है कि यह गलत है। मतलब यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, यही गलत है, अर्ध सूर्य की उपासना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एकता का विलोम शब्द क्या होगा? क्या कहा गया मित्र? एकता का विलोम शब्द क्या होगा? एकता लिखा गया, एकता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनेकता, विभिन्नता, असहयोग, अलग अलग। ठीक, ये तो सीधा सा उत्तर है कि एकता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनेकता। क्या हो जाएगा? अनेकता हो जाएगी। ठीक, तो विकल्प नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। 148 में आइए। 148 क्या कहा? दुर्बल का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक, 148 में क्या हो गया? दुर्बल का विलोम शब्द क्या होगा? तपोबल होगा, आत्मबल होगा, सबल होगा कि धन बल होगा? ठीक, दुर्बल का क्या हो जाएगा? सीधी बात है, क्या हो जाएगा? सबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबल। विकल्प नंबर सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हो गई बात ना? अब इसके बाद फिर आगे चलते हैं। 149 में देखिएगा, उत धर हार की संधि होगी। क्या लिखा गया? उत धन हार की संधि होगी। मतलब इसमें इसमें कौन सा शब्द बनेगा? तो मित्र ध्यान रखिएगा, जहाँ उत लिखा जाता है और क्या लिखा जाता है? हार लिखा जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ता के बाद अगर हा आता है, ता का परिवर्तन किसके साथ हो जाता है? ता का परिवर्तन किसके साथ होता है? धा के साथ। हा का धा के साथ दोनों मिला देते हैं तो यह रूप बन जाता है। ठीक,
अब यहाँ आप देखिए कि इसमें ऐसा रूप कहाँ आया जहाँ दा के साथ क्या लगा हो, ता का परिवर्तन दा के साथ होता है। देखिए ता का परिवर्तन दा के साथ, हा का परिवर्तन धा के साथ हो जाता है, दोनों को रूप मिला देते हैं, क्या बन जाता है, यह बन जाता है। ठीक, जब यह बन जाता है तो यह क्या हो जाता है, शब्द क्या बन जाएगा, उद्धार बन जाएगा। तो विकल्प नंबर एकदम सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प नंबर ए। ठीक, तो क्या हो गया, उद्धार हो गया। क्लियर है। अब अगला चलते हैं, 150 में चलते हैं। गरीब को पैसे दो में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है। ठीक, अब देखिए मित्र यहाँ पे आप तो देख रहे होंगे इसमें क्या है, को आया है। ठीक, को से आप यह बना देंगे कर्म कारक हो जाएगा, लेकिन गलत हो जाएगा। ठीक, लेकिन क्या कहा, गरीब को पैसे दो, जब किसी वाक्य के अंत में देना, लेना, लेना, पूछना जैसी क्रिया का प्रयोग कर दिया जाएगा, पूछना जैसी क्रिया का प्रयोग कर दिया जाएगा, तो वहाँ तुरंत क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। वहाँ क्या हो जाएगा, तुरंत संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक, जब पूछने जैसी क्रिया की बात होगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। तो गरीब को पैसे दो, दो की वजह से यहाँ पे कौन सा कारक हो गया, संप्रदान कारक हो गया। ठीक, तो दोस्तों इस तरह से क्या हो गया, आपका जो हिंदी का जो पोर्शन था उसको, उसका आंसर आप लोगों को मिल गया। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, जहाँ पे आपको दिक्कत आएगी वहाँ पे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, अब चलिए आज की यह सॉल्व होने वाली जो सिलसिला था वो समाप्त होता है। अब हम आपको फिर से पुनः मिलेंगे किसी प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।